हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था फ़ोटोशॉप के अंदर कि किस तरह से हम पैच टूल को यूज़ करके किसी भी चेहरे के पिंपल्स वगैरह हटा सकते हैं और किस तरह से ब्रश टूल के माध्यम से हम किसी आंखों में काजल लगाना होता है हमें या लिपस्टिक लगानी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल और कलर स्टैम्प टूल का यूज़ करेंगे, किस तरह हम हिस्ट्री ब्रश का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि अब हमारा एक फ़ोटोशॉप आ चुका है। फ़ोटोशॉप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी इमेज को ले लेते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक नेचुरल इमेज ले ली, जैसे एक इमेज ये है, ये इमेज ले ली है मैंने यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर जा करके चलिए मैं यहाँ पर पहले नॉर्मल इमेज ले लेता हूँ कोई, और मैंने किसी एक इमेज को सेट किया यहाँ पर। ठीक है, एक इमेज मैंने यहाँ पर ये ले ली है और इसके बाद में मैं यहाँ पर कोई इमेज ले लेता हूँ जिसकी इमेज को मुझे इसके अंदर क्लोन कराना है। ठीक है, तो क्लोन कराने के लिए मैं थोड़ी सी चलिए ये इमेज रेडी मैंने, ये वाली इमेज है, इस इमेज को मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, या मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो क्या करेंगे, हमने ये लिया और यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टूल है, इसके अंदर देखेंगे दो टूल मिलेंगे आपको, क्लोन स्टैम्प टूल और एक आपका आ रहा है पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक है, तो आपको क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ किस तरह से करना है, इसको लेना है हमें, और यहाँ पर जो हमारा फ़ोटो है ना, इस फ़ोटो में जाना है और यहाँ से पहले हम साइज़ सेट कर लेते हैं, इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और देखिए मैं ऑल्ट दबा के रखूँगा यहाँ पर और यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। ठीक, क्लिक करके छोड़ दूँगा। इसके बाद मुझे इस वाले इमेज के अंदर इस वाली इमेज को क्लोन कराना है यहाँ पर इस ठीक है, स्क्रैच करके। तब देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से हम इसको ले आएंगे। देखिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फ़ोटो है हमारा, इस फ़ोटो के हिसाब से ये वाली इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए कुछ इस तरह से आपकी ये नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी ये वाली इमेज थी, इसको हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्रैच किया और यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसकी जगह अगर हमें किसी व्यक्ति की फ़ोटो लानी है तो यहाँ पर फ़ोटो को लेंगे और उस फ़ोटो को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, किसी फ़ोटो को लगा सकते हैं और आगे से देखेंगे कि इन टूल के माध्यम से सिर्फ हम फ़ोटो को क्लोन ही नहीं करेंगे बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली फ़ोटो है, इस फ़ोटो को मुझे यहाँ पर लाना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। फिर से मैं ऑल्ट दबा कर रखूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद में मुझे इस वाली इमेज के अंदर इस इमेज को सेट करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये इमेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए इस तरह से मैंने इस इमेज को ले लिया है। जितना आप यहाँ पर स्क्रैच करेंगे इतने ही हमारी इमेज खोल कर आती रहेगी। ठीक है, तो बस हम इतना रखना चाहते हैं। देखिए ये हमने रख लिया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है हमारा, किस तरह से हम इसको किसी इमेज को ला सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर से कर देता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे काय का क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ और यहाँ पर ले आएंगे हम किसी भी इमेज को। अब दूसरा आता है यहाँ पर हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल में जाएंगे और यहाँ पर जो पैटर्न है हमारे, देखिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। किसी पैटर्न के माध्यम से किसी फ़ोटो में पैटर्न बनाना है तो पैटर्न को यूज़ करते हुए और यहाँ पर हम इसको पैटर्न को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी जो पैटर्न है यहाँ पर देखिए, अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्या बवाल है ये। ठीक है, कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इसका यूज़ जो मेन यूज़ है वो हम कितने वे में कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया और मैं यहाँ पर एक न्यू PSD में फ़ाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर पूरे पर एक पैटर्न तैयार हो जाए, वो भी मेरे द्वारा क्रिएट किया पैटर्न। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मेरे पास रोज़ का था, या मैं चलिए रोज़ ले लेता हूँ, या मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे ये रोज़ है, इसको मैं इसके बैकग्राउंड के रूप में लेना चाहता हूँ, इस रोज़ को, और यहाँ लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले पैटर्न बनाना होगा मुझे। पहले क्या करना होगा, पैटर्न बनाना होगा। एडिट में जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन पैटर्न ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाने के बाद में इसको हमने पैटर्न को बना देना है। ठीक है, पैटर्न बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब जाना है पैटर्न स्टैम्प टूल पर, यहाँ पर नीचे वाले पर क्लिक करना है और मुझे ये जो पैटर्न है ना, इसका पैटर्न इसके अंदर लेकर आना है। और जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पैटर्न में ये हमारा जो फ़ोटो था आ चुका है। अब मुझे ये करना है, यहाँ पर आना है और इसका एक पैटर्न क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छोटा आ रहा है साइज़, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो दूसरा साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए इसको। ठीक है, देखिए पैटर्न क्रिएट करने में थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, इससे जल्दी हो जाए हमारा। और अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा रोज़ था, ठीक है, रोज़ को हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए पैटर्न के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से रोज़ हो जाता है हमारा पैटर्न। या फिर हमारा कोई अगर और इमेज भी है तो इसको भी बना देते हैं पैटर्न। इस तरह से हम पैटर्न बनाएंगे। मान लीजिए ये मुझे जो इसका बॉर्डर आ रहा है वो नहीं दिखाना था, मुझे सिर्फ इतना दिखाना था, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, जितने एक्स्ट्रा चीज़ें उसको हटा दूँगा यहाँ पर, और जो मुझे रखना है सिर्फ मैं उसको रखूँगा।
देखिए यहाँ पर हमारा ये ले रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ नहीं बनाना, तो ये जो इसका है इसको हटा देना, फ्री कर देना है ना। तो इसको हटा देंगे, जो भी हमने डायमेंशन डाल रखा था उसको हटाने के बाद में मुझे जाना है यहाँ पर, और मुझे इसको यहाँ पर इस तरह से क्या करने लगा, क्रॉप। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में ले आता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेता हूँ इस तरह से। 2 बार क्लिक करके इसको मैंने काट भी दिया। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा जाऊँगा यहाँ पर और डिफ़ाइन पैटर्न पर क्लिक करके और यहाँ से इसको डिफ़ाइन कर दूँगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको लिया और मैं यहाँ पर हिस्ट्री में जाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सब चीज़ों को हटा दूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, पैटर्न टूल पर और स्टाम्प पैटर्न पर, और यहाँ पर देखिए मैं जो दूसरा बनाया था उसको लेंगे और यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है थोड़ा सा और बड़ा करूँगा। और अब इसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पर, तो देखिए अब जो इसमें जो हमारा लाइनिंग आ रही थी ना, वो लाइनिंग हट चुकी है। अब ये हमारा थोड़ा सा पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमने एक पूरा देखिए बैकग्राउंड बना दिया है इसके अंदर, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमारा ये। तो ठीक है, जो रोज़ थे हमारे, रोज़ के माध्यम से हमने पैटर्न स्टाम्प टूल लिया, और अगर हम इसको वैसे बनाते तो बहुत टाइम लग जाता, फिर लेयर को मर्ज करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने ये बना दिया है। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा पैटर्न स्टाम्प टूल। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, अब इसके बाद में जो टूल मिलेगा वो मिलेगा हमें एक हिस्ट्री ब्रश टूल और एक मिलेगा, ठीक है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, किसी भी इमेज को हम चेंज कर रहे हैं, उस इमेज के अंदर हमें उसको पहले जैसा करना है, तो हिस्ट्री ब्रश टूल उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आगे और यहाँ से जाने के बाद में जो इसकी हिस्ट्री है उसको लाना है। देखिए पहले वाइट था ना, यहाँ पर वाइट आ रहा है। ठीक है, तो जो भी इसकी हिस्ट्री का मतलब है कि पहले कैसा था ये फ़ोटो। ठीक है, देखिए अब आपको लग रहा होगा कि ये मिटा रहा है, नहीं मिटा नहीं रहा है, इसके पीछे का कलर दे रहा है। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। चलिए मैं यहाँ पर कोई दूसरा फ़ोटो लेता हूँ, ये ले लिया ऐसे मैंने, और फिर मैं एक और ले लेता हूँ और ये। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसको यहाँ से स्टाम्प टूल की मदद से लिया और इसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, और यहाँ से मैं इसको हटा करके इसको हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, हिस्ट्री ब्रश टूल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर सब कुछ हटा कर जैसा पहले था वैसा इसको ये कर देगा। ठीक है, तो ये काम रहता है इसका हिस्ट्री ब्रश टूल का। अगर इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसको इस तरह से ये पहले जैसा वाइट कर। ठीक है, आर्ट हिस्ट्री क्या काम करता है, यहाँ पर देखिए इसको ब्लर करने का काम करता है। देखिए इस तरह से ये सब ब्लर कर देगा आर्ट हिस्ट्री से। तो हम एक आर्ट हिस्ट्री जैसे कि लग रहा है कि जैसे हमने कलर यहाँ पर फेंक दिया गया है। देखिए इस तरह से जो हमारा फ़ोटो है उसको आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी फ़ोटो को धुंधला कर सकते हैं। ठीक है, इसको ब्लर कर सकते हैं, ये आर्ट हिस्ट्री का काम रहता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा क्या है, रेज़र टूल। रेज़र टूल के अंदर आपको 3 टूल मिलेंगे, रेज़र टूल, बैकग्राउंड रेज़र टूल, एक मैजिक रेज़र टूल। ठीक है, तो रेज़र टूल का काम क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ कि रेज़र टूल का काम रहता है मिटाना। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा और आपने यूज़ भी किया होगा, छोटे क्लास में आपने बहुत सारा रेज़र को यूज़ किया होगा। कोई भी गलत लिख देते हैं तो रेज़र के माध्यम से उसको मिटाते हैं ना। हाँ, तो चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया और किसी भी एक इमेज को ले लिया। मान लीजिए मैंने ये इमेज यहाँ पर ले ली, और इस इमेज को लेने के बाद में मुझे यहाँ पर जो चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हैं उसको क्या करना है, रेज़र के माध्यम से मिटा देना। ठीक है, मैंने यहाँ पर रेज़र लिया, और रेज़र पर जो कलर है वो कलर वही काम करेगा जो कलर यहाँ पर इसके बैकग्राउंड का कलर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो यहाँ पर जब भी रेज़र चलाएंगे तो ये रेड रेड से चलेगी। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से वाइट रहता है, तो हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए इस तरह से रेज़र के माध्यम से हम इसके ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसको हमने लिया यहाँ से और इसको बड़ा कर दिया, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो कलर है हमारा थोड़ा सा इससे अलग हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको, इसी कलर को कैसे यहाँ पर कंबाइन करें, यहाँ पर लेंगे और देखिए हमारे पास में एक कलर पिकर आ रहा है। कलर पिकर के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस कलर को उठा लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सेम कलर इसका इसके अंदर मिक्स हो चुका है इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से रेज़र टूल काम करता है। चलिए देखिए, जो भी हमारा बैकग्राउंड है या किसी भी इमेज को भी, ठीक है, मिटाना है। ठीक है, रेज़र टूल क्या काम करेगा, मिटाना है। ठीक है, तो मिटा करके इसको देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई हमने इमेज बनाई हुई है, उस इमेज का कुछ पार्ट हमें यहाँ से हटाना है, उसको मिटाना है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे सिर्फ इससे ये हटाना था, तो मैं इसको लूँगा यहाँ पर और इस तरह से हटा दूँगा। ठीक है, तो ये हट गया, क्लियर। ये हमने मिटा दिया इस तरह से। और चलिए
हाँ, अब हम चलते हैं दूसरे टूल की ओर, जो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रेजर टूल है। देखिए ये क्या काम करेगा, तो हमें बैकग्राउंड ही ख़त्म करना है, बिल्कुल PNG फॉर्मेट में फ़ोटो को बनाना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर इसके बैकग्राउंड दे रखा है, यहाँ पर लिया हमने, और ये जो बैकग्राउंड है इसको हमें ख़त्म करना है। तो पहले मैं यहाँ पर इसका ब्रूस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और देखिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ना उसको मैं यहाँ पर मिटाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मिटा सकते हैं इसके बैकग्राउंड को। ठीक है, अब एक टूल आ रहा है हमारे यहाँ पर मैजिक रेजर टूल। मैजिक रेजर टूल क्या काम करेगा, देखिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को एक साथ में हटाना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, जैसा हमारा मैजिक बैंड टूल काम करता था ना, वैसे ही ये भी काम करेगा। तो यहाँ पर चलेंगे हम और किसी एक ऐसी इमेज को ले लेंगे, जैसे मैंने ये इमेज ले ली, और इस इमेज के अंदर कुछ बैकग्राउंड ऐसा है हमारा जो सेम कलर का है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आए और मैजिक रेजर टूल का यूज़ करते हुए देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए पूरा एक साथ में जो वाइट बैकग्राउंड था वो सब ख़त्म कर दिया हमने यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हुए मैजिक रेजर टूल के माध्यम से एक साथ में बैकग्राउंड को मिटा देंगे। ठीक है, अब अगर इस फोटो को हम किसी भी बैकग्राउंड पर, किसी भी वॉलपेपर पर लेकर जाते हैं तो जो वाइट बैकग्राउंड था वो कुछ भी नहीं आएगा इसके पीछे। देखिए मैं दिखाता हूँ फ़र्क क्या आएगा। अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूँ, देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, Ctrl+T प्रेस करते हुए, और मैं यहाँ पर करता हूँ इसको छोटा। ठीक है, तो मैंने और छोटा कर दिया, मैंने इसको यहाँ से और छोटा किया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर देखिए वाइट नहीं नज़र आ रहा है ना, तो ये रहता है हमारा, ये देखिए इस तरह से। देखिए जहाँ थोड़ा बहुत वाइट रह गया है तो वो देखिए अभी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया, आपको लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पर वाइट दे रखा है, क्योंकि पीछे आपका पहाड़ी है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको अब यूज़ करता हूँ, ठीक है, अभी अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, देखिए पीछे जो उसका वाइट है ना वो वाइट सब नज़र आएगा। देखिए मैं इसको फिर से Ctrl+T प्रेस करते हुए वो छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आएगा साफ कि किस तरह से हमें इसको लेना है। देखिए अब देख पा रहे हैं यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए इसके पीछे का वाइट बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है, इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड, मतलब कि ये अलग ही दिखाई दे रहा है कि हाँ ये फ़ोटो अलग से रखा गया है, लेकिन ये फ़ोटो नहीं नज़र आ रहा है कि अलग से रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से हमें बैकग्राउंड रेजर टूल की मदद से बैकग्राउंड को रेस करना है और किस तरह से बैकग्राउंड को मिटाना है। ठीक है, या फिर रेजर टूल के माध्यम से किसी फ़ोटो को कैसे हमें मिटाना है वो हम कर सकते हैं। अब जो अगला टूल है वो टूल क्या है हमारा, देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं कोई ग्रेडियंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक न्यू PSD फाइल को लिया और इस फाइल को मुझे ग्रेडियंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट टूल आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए बहुत सारे ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे ये वाला ग्रेडियंट रखना है, बस इसको यहाँ पर क्या करना है, आपको आना है और यहाँ से इसको खींच लेना है। देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट बन गया, बहुत सारे कलरों से मिल करके ये ग्रेडियंट हम बना चुके हैं। अगर मैं इस ग्रेडियंट की ओपेसिटी को कम करके ग्रेडियंट बनाता हूँ तब देखिए क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया और मैंने इस इमेज को लिया, इस इमेज के ऊपर मुझे ग्रेडियंट फिल करना है, लेकिन ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, यहाँ पर डार्क नहीं होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड भी नज़र आना चाहिए और जो मैं ग्रेडियंट ले रहा हूँ उसकी लेयर भी ओवरले पर नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी कम नज़र आ रहा है और ज़्यादा नज़र आना चाहिए। तो जो ओपेसिटी है ना इसकी, देखिए ये ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करती है, ओपेसिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और कम कर लिया। अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए तो इस तरह से हमने इफेक्ट डाला, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी है जो ओवर लेयर। ठीक है, तो ओवर लेयर हमने यहाँ पर चढ़ा दी है और हमें बैकग्राउंड भी नज़र आ रहा है और ओपेसिटी को हमने कम करके चढ़ाया, इसलिए यहाँ पर बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने ओपेसिटी को 100% रखा था, इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरह से हमें यूज़ करना है। इसके बाद में पेंट बकेट टूल आता है। ठीक है, आपने अगर MS पेंट सीखा होगा तो आपको पता होगा कि पेंट बकेट टूल का काम क्या रहता है। वहाँ पर भी कलर फिल करने का रहता है और यहाँ पर भी कलर ही फिल किया जाता है, कुछ और नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला कलर कौन सा दे रखा है, यहाँ पर कलर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर भी ब्लैक आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, अब जब दूँगा तो यहाँ पर देखिए एक जैसे देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम पेंट बकेट टूल के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी फ़ोटो में क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अच्छी इस क्लास में हमारा यहाँ पर टूल कंप्लीट हो चुके हैं कि हमने किस तरह से यूज़ किया पैटर्न स्टैम्प टूल को, ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल को, आर्ट हिस्ट्री को, और यहाँ पर हिस्ट्री को, और बैकग्राउंड रेजर और पेंट बकेट, और हमारे यहाँ पर ग्रेडियंट टूल। ठीक है, तो कीजिए इनको प्रैक्टिस। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टूल्स के साथ। बाय बाय।